नमस्कार। आज की प्रस्तुति है डिसर्टेशन एंड वाइवाओसी यानी कि लघु शोध और मौखिक परीक्षा। ये लघु शोध बहुत स्तरों पर आपने देखा है कि प्रयोग में लाया जाता है। एमएड कोर्स हो, एमए हो या शिक्षण से संबंधित आपके ऊपर के एमफिल वगैरह आदि हैं, उन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। डिसर्टेशन या लघु शोध लगभग एमएड स्तर पर सभी जगह, चाहे वहाँ सेमेस्टर प्रणाली हो, किसी जगह पर तीसरे सेमेस्टर में है, कहीं चौथे सेमेस्टर में है, और जहाँ पर ईयरली एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये वार्षिक परीक्षा जो ईयरली एग्जाम है उसमें है। द्विवर्षीय एमएड में ये दूसरे वर्ष में है और पहले वर्ष में स्नॉप्सिस है। तो आप ये समझिए कि परास्नातक स्तर पर लघु शोध जो है वह, जिसे आप डिसर्टेशन कहते हैं, इसके साथ ही में ये बात और अस्तित्व में है कि लघु शोध और मौखिक परीक्षा। तो लघु शोध और मौखिक परीक्षा इसका चोली दामन के साथ है, और इससे ही ये पता चलता है कि ये लघु शोध आपके द्वारा किया गया है या आपने कहीं इसे मैनिपुलेट किया है या फिर कहीं से आपने गड़बड़ की है। और इसीलिए इस लघु शोध परीक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। आज मुख्यतः इसके प्रभावी ढंग से निष्पादन के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। यह लघु शोध ही अंततः हमारे उस शोध ग्रंथ को जब हम पीएचडी करते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें इससे ऊर्जा मिल रही होती है और इससे हमें कहीं ना कहीं दिशा मिल रही होती है। तो आइए विचार करते हैं कि लघु शोध आधारित मौखिक परीक्षा को प्रभावी बनाने वाले कारक, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे कि इसको प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी फैक्टर्स दैट मेक डिसर्टेशन बेस्ड वाइवा इफेक्टिव। संपूर्ण रूप में जो हमारा ये लघु शोध है इसके 3 हिस्से आप मान लीजिए। सबसे पहले स्नॉप्सिस बनती है, और स्नॉप्सिस यानी कि रूपरेखा, उसमें आप आते हैं अंत तक आकर के ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि ये वाला टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे, इस राइटर का टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और जो है इस तरह से ये इसके चैप्टर्स होंगे। और उसके बाद फिर आप लघु शोध लिखते हैं, उस पर पूरा कार्य करते हैं, और उसके बाद में फिर उसकी समरी तैयार करते हैं। तो ये तीनों मिल करके लघु शोध के ही हिस्से हैं, और लघु शोध इसका बीच वाला हिस्सा है जिस पर के आपसे आज सारे के सारे प्रश्न किए जाने हैं। इसलिए यही हमारी लघु शोध की प्रगति की दिशा बनते हैं, और बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे स्टेप्स जो कि आप इसको करने में करते हैं, उन सारे स्टेप्स पर ही क्वेश्चन बनते हैं, और जो एग्जामिनर होता है वह आपसे उन स्टेप्स पर ही क्वेश्चन करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उस कार्य को खुद नहीं किया है, आपने उसे कहीं से टीपा है, कहीं से खरीदा है और केवल टाइप कर दिया है, तो वो रेस्पॉन्स आप दे ही नहीं पाएंगे जो कि वास्तव में उससे अपेक्षित है। इसलिए आवश्यकता है कि हम ईमानदारी से इस कार्य को करें। और ये जो लघु शोध प्रबंध है, ये लघु शोध भी आगे चल करके हिंदुस्तान को दिशा देने वाला है। आप समझिए जो बड़े बड़े शोध हैं और जहां पर ये शोध हो रहे हैं, जहां पर ये शोध सबसे ज्यादा हो रहे हैं, वही देश विकसित देश है। तो अगर हमें विकसित देश की श्रेणी में जाकर खड़ा होना है तो हमें अपने लघु शोध के स्तर सुधारना होगा, अपने शोध के स्तर सुधारना होगा, और इससे आगे की सारी प्रगति ऐसी सुनिश्चित करनी होगी जिससे कि हम जो निष्कर्ष निकालें, जो परिणाम निकालें, उन्हें हम अप्लाई भी कर सकें। तो जब आप एमएड की परीक्षा दे रहे होते हैं या किसी भी पीजी लेवल की परीक्षा को दे रहे होते हैं तो उस समय यह बात सामने आती है, और एग्जामिनर जो बाहर से आए हुए होते हैं और एक इंटरनल एग्जामिनर जो आपके यहाँ के होते हैं, दोनों ही लोग वहां पर बैठते हैं और प्रश्न का क्रम शुरू होता है। आप वहां पर अपनी तमाम फाइल्स और डिसर्टेशन लेकर के पहुंचते हैं, और डिसर्टेशन रखते ही सबसे पहले वो आपको नॉर्मल करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, इस तरह की डिसर्टेशन आपके माध्यम से तैयार की जाती है, और इस डिसर्टेशन में तमाम चैप्टर्स वगैरह सब आप अपने हिसाब से लिखते हैं, और सबसे पहले वो आपको सामान्य करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, सामान्य प्रश्न।
किस तरह के प्रश्न पूछते हैं? सामान्य प्रश्न, जिसे कि हम कहते हैं जनरल क्वेश्चन। तो ये जो है सामान्य प्रश्न यानी जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस में क्या क्या पूछते हैं? वो सीधे सीधे कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, और आपके पर्यवेक्षक का नाम क्या है, जो आपके पर्यवेक्षक महोदय हैं इनकी योग्यता क्या है, आपके लघुशोध का शीर्षक क्या है, और ये जो आपने शीर्षक लिखा हुआ है इसको क्या किसी दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है? ये कैसे लिखा जाएगा? एक कागज बढ़ा देंगे और उससे कहेंगे आप जो लिख कर दिखाइए। जब आप उसको लिख रहे होते हैं तब वह समझ जाता है कि यह जो टाइटल है इसे बनाने में इसका योगदान है या नहीं है। क्योंकि जो बालक उसका टाइटल खुद बनाता है वो उसको परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है और दूसरे रूप में भी लिख सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम उस टाइटल के संबंध में अच्छी तरह से अपने आप को परिचित करा लें और ये सामान्य जानकारी, सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात होती है जो आपसे, अब चूंकि आपसे थोड़ी वार्ता हो गई है, आप खुल गए हैं और एग्जामिनर को ये महसूस हो रहा है कि अब रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी, तब फिर वह आपसे अगला प्रश्न करता है जो कि समस्या कथन पर आधारित होता है। समस्या कथन आधारित प्रश्न। समस्या कथन आधारित प्रश्न क्या मतलब है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस। इसका मतलब यह है कि आपका जो स्टेटमेंट है, जो समस्या कथन है, समस्या कथन में आपने जो कुछ लिखा हुआ है वही जो कि आपका शीर्षक है। अगर आपने खुद बनाई हुई तो पूछेगा कि आपका शीर्षक क्या है, तो और उससे आप कह देगा ये लिखिए। जब आप उसे शुद्ध लिख देंगे तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और उस समस्या कथन को लिखने के साथ ही अगला प्रश्न खुद ही बन जाता है कि यह आपने चुना कैसे, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तब आप उसके समर्थन में अपने तर्क देंगे कि हाँ, यह मैंने इस वजह से चुना है, और उसके बारे में जो आपके तर्क होंगे वो इस तरह के होने चाहिए जो कि उसको संतुष्ट कर सके। इसलिए पहले से ही बना लीजिए कि आपको क्या बात कहनी है, किस तरह से कहनी है, अपनी बात को किस तरह से रखना है और उस विषय का चयन ही आपने क्यों किया है। आप ये समझिए कि जब आप मैनुअल मंगाते हैं, जब आप ढूंढते हैं कि आपको कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, किस तरह का कार्य करना है, तो वो सारी प्रोसेस अनायास नहीं होती, वो सारे के सारे का इसमें कहीं ना कहीं रोल है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि शोध विषय हमने इस तरह से चुना। ये नहीं कहा कि गुरुजी ने ये दिया, ये नहीं कहना, क्योंकि वहां पर आपकी सामर्थ्य पर ही ये तय होता है। और ये कहा जाता है, हम लोग एमएड लेवल पर आपसे कहते हैं कि आप अपना विषय चुन करके दीजिए, उसमें किस तरह के टूल्स वगैरह लगेंगे आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, नए टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी बातें आपसे कही जाती हैं, उन सब के पीछे कॉज यही होता है कि आप उससे अच्छी तरह से परिचित हो जाएं, क्योंकि यह सब आगे भविष्य में काम आने वाला है। जब आप पीएचडी करते हैं, जब आप डीलिट करते हैं, तब इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो ये शोध विषय जो समस्या कथन है आपका, उसे आपने क्यों चुना है और इसकी आवश्यकता क्या है, आपने इसी को क्यों चुना है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप उनका जब संतुष्ट जवाब दे देते हैं तब वो पूछता है कि ये आपका जो है शोध का प्रकार, ये आपका शोध किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तब आप बताते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव है, ये फिलोसफिकल है, ये सर्वे टाइप है।
तो आप जो है उसके बहुत सारे तरीके बताते हैं कि ये हमारा शोध इस तरह का है। तो शोध के टाइप्स के बारे में आपने अगर मान लीजिए उस पर कम मेहनत की है तो अच्छी तरह समझ करके जाइए कि आपका जो शोध है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और किस टाइप के तहत उसको वर्णित किया जाएगा। जब आप शोध का टाइप बता रहे होते हैं तब वो कहता है कि आपने इस टाइप का इस्तेमाल करने वाला शोध ही क्यों चुना, इसकी क्या प्रासंगिकता है, आज तो ये किसी काम का नहीं रहा। और कोशिश ये करता है कि आपकी बोल्डनेस को चेक कर ले। तो बोल्डनेस को चेक करने के लिए शोध के टाइप्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरह का शोध है आपका। और जब आप उनको बता लेते हैं तब फिर आपने जो शोध का टाइटल बताया हुआ होता है और जो टाइप्स बताए हुए होते हैं उससे यह बातें स्पष्ट हो चुकी होती है कि आपका शोध एक लाइब्रेरी में बैठ के करने वाला शोध है या बाहर जाकर के सर्वे करने के आधार पर जो डाटा कलेक्शन होंगे उससे होने वाला शोध है। यह सब कुछ तय हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपके शोध से आप किसी गुण का मापन करने जा रहे हैं तो आपसे वहीं पर पूछ सकता है कि ये वेरिएबल इसमें कौन सा है और ये चर होता क्या है। तो चर मतलब वेरिएबल, परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस और उद्देश्य। अब इन तीन पर आधारित तथ्य जो है वो आपसे निकालने की कोशिश करता है और अगला बिंदु जो है इसीलिए यहां पर लिया गया है कि चर, परिकल्पना, उद्देश्य आधारित तथ्य, वेरिएबल, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड फैक्ट्स, कि इन पर आपसे अब चर्चा होनी है। तो अब ये वेरिएबल कैसा है, ये स्वतंत्र चर है या आश्रित चर है, इसे आप क्या कहेंगे, स्वतंत्र चर होता क्या है, आश्रित चर होता क्या है, चर किसे कहते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न इससे संबंधित बनते हैं। फिर ये कि परिकल्पना क्या है, सामान्य सा प्रश्न। फिर आप ये कहते हैं कि भाई परिकल्पना ये है और हमने यहाँ पर जो परिकल्पनाएं बनाई हैं वो इस तरह की परिकल्पना बनाई है। तो सामान्यतः बच्चे जब मान लीजिए सर्वे टाइप उस पर कार्य कर रहे होते हैं तो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, शून्य परिकल्पनाएं बनाते हैं। वो पूछ सकता है कि शून्य परिकल्पना ही क्यों बनाई है, तो इसका रेस्पॉन्स आपके पास होना चाहिए, यह सबसे अच्छी परिकल्पना है तो क्यों है, इस चीज का स्पष्टीकरण आपके माध्यम से किया जाएगा। और फिर आपके इसके उद्देश्य क्या हैं, जो आप शोध कार्य कर रहे हैं ये निरुद्देश्य तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं पर किसी भी किनारे पे जाकर के आपकी नाव लग जाए या गुरुजी ने कह दिया या आपने ऐसा सोच लिया इस आधार पर कर रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाइपोथेसिस का उद्देश्य से क्या रिश्ता होता है और हाइपोथेसिस और उद्देश्य जब आपकी सही समझ में होंगे तभी आप इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो अच्छी तरह से अपनी जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उन्हें अच्छी तरह देख लें और जो आपने उद्देश्य बनाए हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें। तो इससे होगा क्या कि आप वह बता पाएंगे कि यह हाइपोथेसिस ही क्यों बनाई गई। अब ये जो हाइपोथेसिस होती हैं इसमें क्या होता है कि हम इसमें और इसमें सार्थक अंतर नहीं है इस तरह की बात लिखते हैं। तो वहां पर वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। मान लीजिए आपने बताया कि हमारी पॉपुलेशन है 200, तो अब इसमें आपने 100 इस तरह के कर दिए एक तरीके के और 100 दूसरी तरीके के कर दिए। अब 100 दूसरी तरीके में से आपने ये कहा कि फिर जो है हमने इसको 50-50 में बांट दिया और इनसे हमने डाटा कलेक्ट किया। तो यहां पर आपकी हाइपोथेसिस बन सकती है कि इसमें और इसमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसमें कोई सार्थक अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। इसका मान लीजिए आगे चल करके आपने और क्लासिफिकेशन किया हुआ है और वर्गीकरण किया हुआ है, तो आप जो है इस तरह से आपकी ये हाइपोथेसिस की संख्या बढ़ती चली जाएगी और आप इनकी आपस में
तुलना करते जाएंगे और इस तरह से आपकी ये कंपैरेटिव स्टडी धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका न्यादर्श वितरण है, जो आपका सैंपल है, जो सैंपल साइज है, उसको आपने कैसे वितरित किया है, किस तरह से हाइपोथेसिस बनाई है और हाइपोथेसिस से जुड़े हुए उद्देश्य किस तरह से हैं, वो सारा का सारा आपको स्पष्ट कर लेना है। ये वितरण आपको खुद बना करके देख लेना है। उसके तहत यहाँ पर जो सब सेक्शन है, मान लीजिए किस चीज में 200 हैं, इतने लड़के, इतने लड़कियां, इतने शहरी, इतने ग्रामीण, इतने शहरी, तो ये जो है जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है उसे आप अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएंगे, जिससे कि आप वहां पर सही रेस्पॉन्स दे सकें। अब इसके बाद जो है, जब आपसे ये 4 परिकल्पना और उद्देश्य पर चर्चा हो चुकी होती है, तो ऐसी स्थिति में फिर अब बात आती है कि आपने टूल कैसा इस्तेमाल किया, यानी कि शोध उपकरण। शोध उपकरण व इसके परिकलन पर आधारित प्रश्न होंगे, रिसर्च टूल्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपसे पूछा जाएगा कि आपका शोध उपकरण क्या स्टैंडर्डाइज्ड है या आपने खुद बनाया है। खुद बनाया है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिस पर कि जिसकी जानकारी हर एक को होती है। तो पूछेगा आइटम एनालिसिस क्या होता है, ये आइटम क्या होता है, इसमें किस तरह से आपने इसको बनाया, टेस्ट रीटेस्ट मेथड क्या होता है, कोडर रिजर्वेशन मेथड क्या है। मतलब उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि अगर आपने खुद टूल को बनाया है तो उस प्रोसेस से होकर के आप गुजरे ही होंगे। ये 27% ऊपर के 27% नीचे के क्यों हटा दिए, ये टिपिकलिटी लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये सारे के सारे प्रश्न अगर आपने खुद बनाया है तो आप सहज रूप से इन स्टेप्स से होकर के गुजरे होंगे। और अगर आपने खुद नहीं बनाया हुआ है, कोई भी स्टैंडर्ड टूल्स इस्तेमाल किया है, तो जो आपने स्टैंडर्ड टूल इस्तेमाल किया है, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण आपने मंगाया है, वो किस स्तर के लिए है, किस आयु वर्ग के लिए है, ये सारे इन पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरे कि इसको किसने बनाया है, ये जो टूल है ये बनाया किसने है। फिर मैनुअल क्या होता है, मैनुअल में क्या क्या होता है और इसकी स्कोरिंग आप कैसे करोगे, ये सारे के सारे प्रश्न इस शोध उपकरण से जुड़े हुए होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शोध उपकरण जो कि हम मैनुअल मंगा रहे हैं उस मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसका स्कोरिंग प्रोसीजर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें और हम ये जान लें कि इसमें हम किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वो पूछ सकता है कि भाई इसमें जो आप सांख्यिकी इसका विश्लेषण करोगे इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका किस तरह का टेस्ट है। जब आप कहेंगे कि नहीं मैं इसमें टी टेस्ट लगाऊंगा, तो ये टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट और एफ टेस्ट में अंतर क्या है, नोवा, एनोवा, सुपरनोवा ये सब क्या है, ये प्रश्न इसमें से अपने आप निकलते हैं। तो आप इनकी एक अच्छी तरह से तैयारी करके जाएंगे कि शोध उपकरण आखिर है कौन सा हमारा। और सामान्य रूप से जो अगर सहज रूप से कम समय है तो इतना ही पूछते हैं कि शोध उपकरण ये किसने बनाया है, कहाँ से मंगाया, कैसे मंगाया, किस आयु वर्ग के लिए है, किस क्लास के लिए है, क्या आपने उसी के लिए इस्तेमाल किया है जिसके लिए हमने इसको मंगाया गया है। इन सारे प्रश्नों के आप जवाब देते हैं और आप सहजता से जवाब दे पाते हैं जब आपने उस टूल को मंगाया हुआ होता है। तो पूछते हैं कहाँ से आया, तो आप ये समझिए अगर आपने मंगाया तो आपको ये तो पता ही होगा कहाँ से आया। तो इतने सामान्य से प्रश्न होते हैं। अगली बात, एक जो अगला टॉपिक है वह इस तरह का है जो कि आपको चेक कर लेता है कि आपने सचमुच काम किया है या फिर यह चोरी का है या आपने कहीं किसी का छाप दिया है, और वह है संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य का अध्ययन, क्वेश्चन ऑन स्टडी ऑफ
रिलेटेड लिटरेचर। तो ये रिलेटेड लिटरेचर पर जब आप काम करते हैं और आप जब कहीं किसी से कॉपी कर रहे होते हैं तो उसको आप बहुत पुराना जिस वर्ष तक का उसने किया होगा वहां तक का ही आप लिख करके छोड़ देते हैं और यहीं पर आप पकड़े जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप खुद शोध कार्य कर रहे हैं तो इस वर्ष तक जो कुछ भी किया गया है उस पर वहां तक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 2023 में काम कर रहे हैं तो 2022 तक की रिसर्चेस तो कम से कम उसमें शामिल हो जो पब्लिश हो चुकी हैं, जो आ चुकी हैं। और आप क्या करते हैं, जब मान लीजिए पुराना किसी कॉपी कर रहे हैं तो सन 73 का 74 का जहां तक उसने छोड़ा हुआ है, जितनी पुरानी थीसिस आपके हाथ लगी है उस हिसाब से आप उसी में से कॉपी करने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। तो इसके लिए हम एजुकेशन के क्षेत्र में बुच के सर्वे का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि उस पर क्या कार्य हुआ है। जो हमारे प्रकाशित रिसर्चेज होती हैं हम उनके आधार पर उनके क्या निर्णय रहे हैं, क्या निष्कर्ष रहे हैं और इस तरह का विषय जैसा हमारा है उस पर उन लोगों ने क्या क्या कहा है, ये सारी चीज इससे निकल करके आती है। तो संबंधित साहित्य का अध्ययन एक सामान्य और बहुत छोटा मत मान लीजिए। यहां से ये पता चल जा रहा है कि ये रिसर्च आपने की है या कहीं से करी कराई में से आपने इसको लिखा है। तो आप बताइए कि आपने किन किन स्रोतों से, किन किन जगहों से इसके लिए इसको देखा है और इस संबंधित साहित्य के अध्ययन को किया है। अब इतना करने के बाद वो पूछते हैं कि ये जो आपने किया है तो इसका, ये तो एजुकेशन का है नहीं, इस तरह की बात वो कर देते हैं आपकी बोल्डनेस को चेक करने के लिए। ये तो आपने गलत कर लिया, ये तो पूरी आपकी रिसर्च ही गलत हो गई, ये तो पॉलिटिकल बीम वाले लोग हैं, ये तो आर्थिक रूप से उसमें तो इनका अध्ययन किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जो बात करते हैं वो आपकी बोल्डनेस को चेक करने के लिए करते हैं। तो शिक्षा परिक्षेत्र में शिक्षा परिक्षेत्र में जो आपका ये शोध है उसका क्या लाभ है। शिक्षा परिक्षेत्र में आपके शोध का लाभ, क्या आपने ऐसे तो नहीं कर ली, बेकार कर लिया, इतनी सारी मेहनत सब बेकार गई आपकी। तो ये आपके एजुकेशन की फील्ड की थी ही नहीं। और यहां पर आप नर्वस मत हो जाना, ये एक सामान्य टैक्ट है, सामान्य तरीका है, आपको उस सामान्य स्थिति में लाया गया है, आपको नर्वसनेस से निकाल करके हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। और यहाँ पे आकर के हम आपसे कह रहे हैं जब इतनी सारी बात हो चुकी है कि ये तो आपके किसी काम का ही नहीं है, ये तो एजुकेशन के सेक्टर का ही नहीं है। जिस क्षेत्र में हम वाइवा करने जा रहे हैं, मान लीजिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लघु शोध का वाइवा कर रहे हैं, तो वहां कहते हैं अरे ये तो अर्थशास्त्र की फील्ड का ही नहीं है, ये तो वहां के हैं। जब आप देखते हैं कि एक एक विचारक, उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में भी करते हैं, समाजशास्त्र में भी करते हैं, राजनीति शास्त्र में भी करते हैं और शिक्षा शास्त्र में भी करते हैं। तो ऐसे विचारक हैं जिनके के अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है और उन पर हम कार्य कर सकते हैं। तो वहां पर आपको नर्वस नहीं होना है और आपको उसका सही जवाब देना है कि नहीं यह तो इसी फील्ड की है और क्यों है वो आपको सोच करके रखना है। तो इस तरह से शिक्षा परिक्षेत्र में आपके शोध का क्या लाभ होगा। अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल लगा करके आप किसी विशेष चीज का परिगणन करना चाह रहे हैं तो आप उसको बताइए कि इससे जो है ये लाभ होगा और इससे इस क्षेत्र को दिशा मिलेगी, इससे इसका उत्थान होगा, इसके आधार पर हम ये कार्य कर सकते हैं। तो ये सारे की सारी बातें आप उसमें बताएंगे। आप ये बताएंगे कि इससे हम गार्जियंस को ये दिशा दे सकते हैं, इससे हम शासन को ये दिशा दे सकते हैं, इससे हम विद्यार्थियों को ये दिशा दे सकते हैं, इससे अध्यापकों को ये दिशा दे सकते हैं। जैसा भी आपके टूल का प्रकार है उससे निकलने वाला जो रिजल्ट है उस आधार पर कि हाँ हम इससे समाज के इस वर्ग को जागृत कर सकते हैं और जो अब तक मुगालते में है, जो अब तक भ्रम की स्थिति में है, उसे हम एक ये सही दिशा दे सकते हैं और इससे निश्चित रूप से हिंदुस्तान का उत्थान होने वाला है। अब जब आप इस तरह की बात कर चुके होते हैं तो अंत में आपको जाते जाते टैकल करने के लिए कहा जाता है कि अगर मान लो आपने ये ना किया होता तो हिंदुस्तान का क्या नुकसान हो जाता है, ऐसे शोध के अभाव से देश को क्या नुकसान होता है। प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है, लेक ऑफ सच रिसर्च डैमेज द कंट्री, यानी कि इससे क्या डैमेज हो जाता है अगर आपने ये ना किया होता।
तो अब आप इतनी सारी बात कर चुके हैं और यहाँ पर आप उखड़ सकते हैं हत्थे से? उखड़ना नहीं है, विनम्र रहना है। और वही मुस्कान जो कि चेहरे पर थी वो आपके चेहरे पर खेलती रहे और आप प्रश्न का जवाब दें कि सर ये कमी बनी रह जाती। और हम सब जो देश की महत्वपूर्ण इकाई हैं, सबको अपना अपना योगदान देना ही चाहिए। तो अगर मेरी सामर्थ्य इतनी है तो मुझे इस क्षेत्र में काम करना ही चाहिए। इससे यह दिशा मिलेगी। और इस तरह मेरी तरह के हजारों लाखों लोग हैं जो कि इस तरह से कार्य करेंगे। सबसे यही कह दिया जाएगा कि भाई इससे क्या फायदा होगा देश का, तो हमारे देश की प्रगति ही रुक जाएगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि प्रश्न किसी भी तरह का हो, आप ध्यान रखिए वहां पर आपकी केवल ज्ञान का आकलन नहीं हो रहा है, वहां आपकी बोल्डनेस भी चेक की जा रही है, वहां आपने रिसर्च खुद की है इस बात को भी चेक किया जा रहा है, वहां यह भी देखा जा रहा है कि आगे चल करके इस विद्यार्थी का शोध हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए प्रगति करने वाला होगा। आगे जब ये रिसर्च करेगा तो ये कहीं उखड़ तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, पीएचडी करते वक्त बीच में तो नहीं छोड़ देगा। तो इन सबका अंदाजा उससे लग जाता है, क्योंकि आप वो रॉ मटेरियल हैं जो कि परिपक्व हो रहे हैं, जो आने वाले हिंदुस्तान को गढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सबसे एक विशेष गुजारिश ये है कि आप लोग ईमानदारी से कार्य करें और हमारे प्राध्यापक ईमानदारी से उसका आकलन करें। वर्तमान समय में परास्नातक स्तर पर लघु शोध के स्तर में गिरावट देखने को मिली है। बहुत कम विद्यार्थी सही ढंग से कार्य कर पा रहे हैं। कारणों का एक मिथ्या पहाड़ है कि इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, बहानेबाजी का एक लंबी श्रृंखला है। सुधार हेतु विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभिभावक, उच्च शिक्षा, इससे जुड़ा हुआ तमाम तबका, इन सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। शोधार्थियों की और देश की आशा भरी नजरें हैं। ईमानदारी से कार्य करें। मौखिक परीक्षा स्वतः अच्छी व गरिमामयी होगी। आप सभी को मौखिक परीक्षा हेतु शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।